बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका होस्ट मोहम्मद जावेद इकबाल। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़े उंदलस। अवाम के लिए ईद पर महंगाई का तोहफा। पंजाब में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। पंजाब के शहरों में मुर्गी का गोश्त मज़ीद महंगा होकर 800 रुपये किलो की सतह से भी तजावज़ कर गया है। पंजाब के शहरों में ब्रायलर मुर्गी का गोश्त तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाने के बाद ईद पर गाय और बकरे का गोश्त भी मज़ीद महंगा होने का खदशा ज़ाहिर कर दिया गया है। पंजाब हुकूमत ज़िली सतह पर मसनूई महंगाई को कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम दिखाई देती है। सरकारी रेट मुर्गी का गोश्त 551 रुपये फ़ी किलो, गाय का गोश्त 800 रुपये, बकरे का गोश्त 1600 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर किया गया है। ताहम पंजाब के किसी शहर में ब्रायलर का गोश्त, गाय का गोश्त, बकरे का गोश्त सरकारी नर्ख पर दस्याब नहीं। सरकारी नर्ख के बरक्स गाय का गोश्त 1000 रुपये से 1200 रुपये तक का मिल रहा है। बकरे का गोश्त 2000 से लेकर 2400 तक मिल रहा है। तो इसी तरह हम नाजरीन आपको बताते चलें कि 2 रोज़ कबल ही ब्रायलर की कीमत भी नई सतह रिकॉर्ड तक पहुंच चुकी है। मार्केट में ब्रायलर गोश्त कीमत 800 रुपये फ़ी किलो से भी तजावज़ कर गई है। महंगाई और माशी बुरहान ने गरीब के साथ साथ मुतवस्सित तबके की कुव्वत खरीद को भी ख़त्म कर के रख दिया है। मार्केट में ख़रीदारी के लिए आने वाली ख़वातीन और मर्दों ने बताया कि हमारे जूते और दूसरी चीज़ें जो हैं उनमें वो चीज़ें वही हैं, लेकिन कीमतों में काफ़ी सारा फ़र्क पड़ चुका है। लेकिन दुकानदार जैसा साल के मुकाबले इस साल कपड़ों, जूतों और दीगर अशिया की कीमतों में कई गुना ज़्यादा इजाफा तलब किया जा रहा है। शहरियों के मुताबिक कुव्वते ख़रीद ना होने के बाइस बच्चों के लिए भी ईद की ख़रीदारी बहुत मुश्किल हो चुकी है। वालिदैन के मुताबिक महंगाई और कुव्वते ख़रीद ना होने के बावजूद बच्चों की खुशियों की खातर बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। ताहम कपड़ों और जूतों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं, जिसकी वजह से अवाम मायूसी का शिकार होकर रह गई हैं। इसी तरह आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं सफदर हुसैन संधू साहब, एडवोकेट हाई कोर्ट, जिनसे आज हम मुख्तलिफ सवालात पर राय लेंगे। तो जी वेलकम कहते हैं संधू साहब आपको अपने शो में। थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए, आपने बहुत कीमती वक्त दिया। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दिया है, हुकूमती रेट कहीं नज़र नहीं आती है, आपको कहीं नज़र आ रही है तो जी आप बताएंगे जी। सबसे पहले मैं जवेद साहब आपको, आपकी पूरी टीम को, उंदलस आवाज़े उंदलस की टीम को एडवांस ईद मुबारक और चांद मुबारक देता हूं। खैर मुबारक, खैर मुबारक। रेट के मतलब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा है। कहीं भी हुकूमत की रेट नज़र ऐसे मामलात पर नहीं आती जिससे आवाम का फ़ायदा हो। ऐसे मामलात पर रेट नज़र आ जाती है जब पुलिस को कहीं से रिश्वत नज़र आ जाए। ऐसे मामलात पर रेट नज़र आ जाती है जब जजेस और अपना साइल जो होते हैं वो उनका आपस में मिलाप हो जाता है और उनको पैसे मिलने की तौक़्क़ो मिल जाती है। बाकी मुर्गी का रेट जैसे आपने बताया, आज मैं ख़ुद लेकर आया हूँ तो 800 रुपये किलो दिया जा रहा है। और मांगे वो अलानिया कहते हैं कि हम हुकूमत की रेट को नहीं मानते। ये हुकूमत पता नहीं किस लिए कहाँ पर हुकूमत कर रहे हैं। हमें इसकी बारे में सोचना पड़ेगा कि क्या ऐसी हुकूमत वाकई ही ये इनका जो हुकूमत का हाल है वो देखकर तो लगता है कि ये फार्म 47 की ही पैदावार है। ये अवाम के नुमाइंदे नहीं है, क्योंकि अवाम का इन्हें ख्याल ही कोई नहीं कि क्या अवाम मुसलमान दुनिया के ममालिक में मैं बाहर फिर कर आया हूँ। वहाँ पर जब रमज़ान शरीफ आता है तो तमाम स्टोर्स पर लिख कर लगा दिया जाता है कि 50% कंसेशन फॉर मुस्लिम ड्यू टू रमज़ान। लेकिन यहाँ पर हर चीज़ खजूर से लेकर जो जिसको सुन्नत रसूल कहते हैं उससे लेकर हर चीज़ महंगी और हर चीज़ में मिलावट हो रही है और कहीं भी हुकूमत की रेट नज़र नहीं आती। हर कोई बंदा मुनाफाखोरी में लगा हुआ है।
जी नाजरीन, हम आपको आज अहम खबर देते हैं। खबर ये है कि जो हाई कोर्ट सिंध था, वहाँ पर एक जो रुकन असम्बली हैं उन्होंने रिट की हुई थी कि जो एसी हजरात हैं, उन असिस्टेंट कमिश्नर, उनको डबल कैबन डाला देने के बजाय 1000 सीसी गाड़ी दी जाए। तो हमारे वहाँ पर जब वो अपनी आवाज़ लेकर हाई कोर्ट गए तो जज साहब ने उनकी रिट खारिज कर दी है। तो उन्होंने कहा कि आपको इसमें क्या मसला है, इसमें आपका क्या नुकसान हो रहा है, इनकी ज़रूरत है, जबकि पाकिस्तान समेत मुल्क भर में कहीं भी एसीज़ की जो रेट है वो नज़र नहीं आ रही। ये हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए सफदर सैयद साहब से अगले सवाल पर राय लेते हैं। हुकूमत रियासी अदारों और सरकारी बताखोरी ने मईशत तबाह कर दी है, ये कहते हैं लियाकत बलूच साहब। जी सफदर साहब, आपकी इस पर क्या राय है, आप इसके बारे में क्या जानते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे कि रिश्वतखोरी ने अदारे जो हैं तबाह करके रख दी हैं, कोई काम रिश्वत के बगैर नहीं होता, अगर कोई किसी ने तमीजाती ठेका लेना हो उसमें कमीशन माफिया है, उसके अलावा इसी तरह के मसाइल जो हैं वो दिन ब दिन जन्म ले रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपकी नज़र में आप क्या है, इसमें क्या देखते हैं, आप किस तरह देखते हैं? जी जी साहब, लियाकत बलोच ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है बलोच साहब ने, और ये हकीकत है कि कोई काम, जायज़ काम भी रिश्वत के बगैर, बत्ताखोरी के बगैर, कमीशन के बगैर पाकिस्तान में पूरे में नहीं हो रहा। यहाँ पर जो भी किसी को जायज़ काम है उसके लिए भी सिफारिश की ज़रूरत है, रिश्वत की ज़रूरत है, कमीशन की ज़रूरत है। आज मेरिट नाम की कोई चीज़ नज़र नहीं आती है। हर जगह पर वो लोग बैठे हैं जिनका उसके अवाम से के साथ, उस काम के साथ कोई तल्लक नहीं है। मेरे मुशाहदे में आया है कि ऐसे लोग हैं, हमारी हुकूमत ख़ुद ये करवाती है कि मसलन इलाके में कोई तरक्याती काम होता है तो वो MPA MNA के थ्रू देते हैं। पहले नंबर पे MNA MPA वो ठेकेदार को कहता है मेरी कमीशन इतनी है, वो तो निकालो। जब वो MNA कमीशन ले लेता है तो उसके बाद अब ब्यूरोक्रेट जो है वो अपना कमीशन मांगना शुरू कर देते हैं, और वो मांगते मांगते नीचे आवाम के लिए वहाँ पर कुछ भी नहीं रहता, बाकी ठेकेदार ले जाता है। इस वजह से ये पाकिस्तान की जो इस वक्त मुआशी सूरत हाल है वो इस तरह है कि 4 करोड़ आदमी गुर्बत की लकीर के नीचे रह रहे हैं, और आज दिन ब दिन मुल्क में बेरोज़गारी बढ़ रही है। कहीं पर हुकूमत का कोई ऐसा मुझे प्रोजेक्ट नज़र नहीं आया जिससे ये साबित हो कि वो आवाम की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। नाजरीन, हम आपको जो है सफदर सैयद संधू साहब से एक तज़किया सुनवाते हैं। इनसे हमारे शहर शेखुपुरा के एक MPA हैं मियाँ खालिद महमूद साहब। एक वक्त था वो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय थे, तो उस वक्त जो गुज़र बसर था वो उस बहुत मुश्किल था, मगर अब उनके पास महल है, उसके अलावा उनके पास ज़री अराज़ी है, कमर्शियल अराज़ी है, पेट्रोल पंप है। शेखुपुरा में MPA का इलेक्शन 2 दफ़ा वो लड़ चुके हैं। एक दफ़ा काफ लीग के दौर में, दूसरी दफ़ा PTI ने उसको MPA बनाया। उसके बाद वो अपनी वफादारियाँ तब्दील करके वो नून लीग के साथ चले गए, तो आज उनके पास कोई ओहदा भी नहीं है। वो कैसे करोड़पति बने? जी संधू साहब, आप तो उनको जानते होंगे, आपके शहर के हैं, कि वो कैसे आदमी करोड़पति बना। वो भी एक MPA था, बिल्कुल उसका एक इस लेवल का, इसका वालदैन का घर देख लें, उनका जंडालिया रोड पर घर अब तक मौजूद है, आपने शायद देखा या नहीं देखा। तो आज उनके पास गाड़ियाँ हैं, ज़री ज़मीनें हैं, कमर्शियल ज़मीनें हैं, उसके अलावा बेबहा बिजनेस है। आप नाजरीन को बताएंगे? जी ये सब मैं बहुत अच्छी तरह मियाँ खालिद साहब को जानता हूँ। जंडियाला रोड पर उनकी रिहाइश थी,
मामूली सा एक उनका मकान था, एक भाई उनका स्कूल टीचर था। इस तरह वो हमारे दरमियान यानी दरमियाने तबके के लोग थे, अपना गुजर औकात कर रहे थे अपनी मेहनत मजदूरी के साथ। वो एमपीए बनने के भी काबिल नहीं था, लेकिन एमपीए की टिकट मिल गई उसको, और जिस पार्टी ने उसको टिकट दी उसको छोड़ा, दूसरी पार्टी से टिकट लेना शुरू कर दी, तो उससे लेकर फिर एमपीए बन गए। और अब उनकी सूरत हाल ये है कि उनके ना सिर्फ एक पेट्रोल पंप है, कई पेट्रोल पंप बना लिए हैं उन्हें, और अब उनकी ज़री राजी जो है वो सैकड़ों एकड़ में मौजूद है, मुख्तलिफ़ जगह पर मौजूद है। और एक पंप नहीं है, सीएनजी पंप भी रहते हैं और दूसरे पंप रहते हैं। और उसके अलावा उनके पास जो उनके इस वक्त जो आखिरी वक्त में वो मिनिस्टर बने हैं, उस वक्त उन्होंने अपने घर की तमाम जो घर के वाशरूम थे उनमें लगी हुई टाइल जो है ना, उसको उखाड़ कर 15,000 की एक टाइल आती है वो लगवाई है। इसलिए ये जो एमपीए बनते हैं ये अवाम की नुमाइंदगी के लिए नहीं बनते, इन्होंने अपने आप को अमीर करना होता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान की हुकूमत इंतहाई मकरूज़ है, इंतहाई गरीब है, इंतहाई बफरूकल हाल है, लेकिन उसके जो हुक्मरान रहे हैं वो करोड़पति हो गए, अरबपति हो गए हैं। उनका कोई, उनके पास कितनी दौलत है कोई हिसाब ही नहीं है। अच्छा, हो ये रहा है कि जब ईद के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह चांद रात है, कल ईद होगी, ईद के बाद जो हुकूमती कुछ जमातें उन्होंने कहा कि हुकूमत के ख़िलाफ़ हम जो है वो तहरीक शुरू करेंगे। पीटीआई के मेरे ख्याल मामला चल रहे हैं, हो रहे हैं। उनकी जो सालसी है वो वज़ीर आज़म के जो हमारे वज़ीर दाखिला हैं बिलावल भुट्टो, उन्होंने तस्लीम कर लिया कि हम इसकी सालसी करेंगे। अच्छा, तो इसी तरह हमारे साबिक़ प्राइम मिनिस्टर है खकान अब्बासी साहब, वो कहते हैं कि मौजूदा माहौल में हुकूमत खुद ही इंतशार का शिकार हो गई है। तो आपकी नज़र में क्या है, कैसे देखते हैं कि वाकई इंतशार का शिकार हो गई है या हमारे साबिक़ चीफ मिनिस्टर साहब का बयान जो है वो दुरुस्त नहीं है? जी सुन साहब, इस सिलसिले में मैं गुजारिश करूँगा कि ये जो कहा है ना इसने अपना शायद खाकान अब्बासी साहब ने, साबिक़ वज़ीर साहब ने, वो बिल्कुल ठीक कहा है कि मौजूदा हुकूमत अपने मफादात के हवाले से इंतशार का शिकार है पूरी तरह। मसलन पीपल्स पार्टी अपनी सिंध की सियासत को बचाने के लिए वो अपनी सिंध की हुकूमत को मजबूत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग मरकज़ में बैठा है, पंजाब में बैठे हैं, तो वो उसको चलाने के लिए वो अपनी पॉलिसियाँ जो है वो कनाल निकालना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। लेकिन असल में ये इनका इंतशार का ये हाल है कि कुछ लोग मुस्लिम लीग नून के ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कुछ समझौता हो जाए, पीटीआई को भी एक पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम कर ही लिया जाए तो बेहतर है, नया इलेक्शन करा जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि ये जो अगर पीटीआई को हमने कोई नरम इसके साथ रवैया किया और इसे हमने पॉलिटिकल पार्टी तस्लीम किया तो फिर हमारी छुट्टी हो जाएगी, हम मारे जाएंगे, हम जेलों में जाएंगे। और पूरी तरह इंतशार का शिकार है मुस्लिम लीग नून और मौजूदा हुकूमत जो है। और अब पीपल पार्टी चाहती है, पहले भी चाहती थी, अब भी चाहती है कि वो पीटीआई के साथ उसका हो जाए कोई समझौता। लेकिन ईद के बाद पता चलेगा कोई समझौता होता है कि नहीं होता है। मुझे तो इम्कानात कम नज़र आते हैं। अच्छा, ईद पर भी इसराइल हमले जारी हैं जिसकी वजह से 24 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं और उनकी बर्बरियत जारी है। आप इसको किस नज़र से देखते हैं? बच्चे बूढ़े जो हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पर शहीद हो रहे हैं, तो आप इसको संधू साहब, आपकी नज़र किस तरह है इसमें? जुबैर साहब, अगर हम मुआशी तौर पर सूरत हाल पा रही है कि ये 23वां प्रोग्राम है IMF का, IMF के मकरूज रहेंगे, उससे के प्रोग्राम पर चलते रहेंगे तो हमारी सूरत हाल यही रहेगी। फिर उन्हीं लोगों की मर्जी चलेगी, क्योंकि IMF तो अमेरिका और उन लोगों का है और इसीलिए वो अपनी पॉलिसियाँ लाए। पहले ये बुनियादी असूलों का जैसा मुआशी सिस्टम होगा वैसे ही मुल्क के अंदर बाकी तमाम मईशत की बुनियाद पर तमाम जो सियासत बनती है, अखलाकियात बनती हैं, उसी तरह बनेगी। तो ये जो पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम है
ये बुरी तरह जो फ्लॉप हो चुका है। और अब ये जो अपना इसराइल है उसके सामने बोलने की कोई ना जरूरत पाकिस्तान में कर रहा है, ना दुनिया के जो ममालिक है 55 ममालिक है मुसलमान के, वो कर रहे हैं। सिर्फ ईरान को कभी बार बड़क लगा देता है। आज भी इसराइल दनाता फिरता है। लेकिन ये मैं दावे से कहता हूँ कि इसराइल को यकीनन शिकस्त होगी, क्योंकि ये कुदरत के असूलों के ख़िलाफ़ है जो इसराइल कर रहा है। अच्छा, पाकिस्तानी सफ़ीर को अमेरिका से बेदखल कर दिया गया है, इसको आप किस तरह देखते हैं जी? हमारे पाकिस्तान के सफ़ीर थे जिनको उन्होंने हमारा रिश्ता जो जुबैर साहब है ना उसके साथ, अब बरूनी अमेरिका के साथ बिलखसूस, वो मास्टर एंड सर्वेंट का है। वो हमारे मास्टर हैं, IMF के तहत हम चलते हैं, उनसे कर्जे लेकर हम चलते हैं। इसलिए वो जब चाहें जिसको चाहें अपने मुल्क से निकाल सकते हैं, वो निकाल देते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब उन्होंने इंडिया के आदमियों को भी निकालना शुरू किया है, पाकिस्तानियों को भी बहुत सारे निकाल रहे हैं। हमारे सफ़ीर की और हमारे वज़ीर आज़म की उनकी नज़र में कोई हैसियत नहीं है स्वाय बैकर के। इसलिए वो यही करते हैं कि जो उनको बंदा पसंद ना हो, उसने कोई बात कर दी होगी सफ़ीर साहब ने, उन्होंने बाहर निकाल लिया, चलो भाग जाओ यहाँ से, क्योंकि उनको कोई पूछने वाला ही नहीं है। ना पूछने वाली हैसियत में हम अब तक आए हैं, ना हमने ऐसा कोई मुल्क के अंदर कोई जदोजहद की है कि अवाम ही हुक्मरानों के साथ हो। वो इसलिए अमेरिका जैसे मुल्क जो मर्जी कर रहे हैं जनाब। अच्छा नाजरीन, हम आपको यहाँ पे ये बताते जाएं कि तलबा जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने के लिए अप्लाई किया हुआ था, जिसको ट्रंप हुकूमत ने भी रोक दिया है कि आप हमारे मुल्क में तालीम के लिए नहीं आ सकते। अच्छा सफदर साहब, हमारा दूसरा बहुत अहम सवाल है कि ईरान में कोरोना केसेस की तादाद 1 लाख से तजावज़ कर गई है। मुल्क में अब तक कोरोना से 6,418 मौत हो चुकी हैं। 2,735 मरीज़ों की हालत तशवीशनाक है। क्या इसके साथ दूसरे ममालिक भी मुतासर हो सकते हैं? इस पर आप क्या बताएंगे हमें? जी साहब, आपका ये सवाल इंतहाई तशवीशनाक भी है, अफसोसनाक भी है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा मर्ज है जिसे मुतद्दी बीमारी कहा जा सकता है, उसका दूसरे पर असर अंदाज हो जाता है। और ये आजकल की दुनिया ग्लोबल दुनिया है, इसलिए और ईरान तो हमारा बॉर्डर के लिहाज से भी बिल्कुल जो करीबी मुल्क है, इसलिए ये असरात आने के ख़तरात हैं। इस बारे में हमारे हुक्मरानों को इंतहाई कॉन्शियस होना चाहिए। और आज जो भी ईरान की तरफ से आता है वो उसको बाकायदा चेकअप करने के बाद, अस्पताल में ले जाने के बाद, चेक और उसका टेस्ट करने के बाद उसको अंदर आने देना चाहिए। वरना ये पाकिस्तान के अंदर कोरोना फिर दोबारा आ जाएगा। अगर पाकिस्तान के अंदर एक दफ़ा कोरोना आ गया तो फिर हमारी मईशत जो पहले ही दिगरगू है, इसका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और बहुत ज़्यादा हमें जो उसके लिए इख्तियार करने पड़ेंगी एहतियाती तदाबीर। आज ही कर लेनी चाहिए इनको उस बारे में। हम अपने तजिया नगार सफदर हुसैन संधू साहब एडवोकेट हाई कोर्ट का शुक्रिया अदा करते हैं। नाजरीन, जिन्होंने हमें अपना कीमती वक्त दिया, हमारे टीवी चैनल को लाइक करें और फॉलो करें। इसके साथ हमें इजाज़त दें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया।